नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS चैनल की इस नए वीडियो में। हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हमें मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना देखने को मिली, जहां पर एक महिला डॉक्टर के साथ इस तरह के कृत्य किए गए जो कि सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे आसपास चलने वाला हर एक व्यक्ति इंसान के रूप में इंसान है भी या नहीं, या फिर वो जानवर है। तो आज इस वीडियो में ये जो पूरा मामला सामने आया, उस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया है, सो मोटो किया है, और उसके बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर के कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं निर्देशों पर बात करेंगे और भारत में रेप को लेकर के, भारत में इस तरह के यौन अपराधों को लेकर के क्या कानून मौजूद हैं, उन कानूनों पर भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में जिन इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं उन पर बातचीत कर ली जाए। सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे, खबर को थोड़ा सा समझेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उन निर्देशों पर बात होगी। भारत में जो कानून है यौन अपराध को लेकर के, उन कानूनों पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है उसको भी देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अब तक के क्या डिसीजंस रहे हैं, और अंत में एक सवाल भी होगा आपके लिए। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है GS पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, और आप इसे महिलाओं से संबंधित मुद्दे का जो खंड है GS पेपर 2 में उससे जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले एक बार खबर को अगर आप देखें तो खबर में यही है कि कोलकाता में जो एक केस हमें देखने को मिला था यौन अपराध का, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान लिया गया और मामले की सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई को अपने हाथ में ले लिया है। और इसके लिए अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले पर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिन पर हम बात करेंगे। ये जो मामला था, जो सुनवाई की जा रही थी, ये 3 जजों की बेंच द्वारा सुनवाई हो रही थी, जिसमें एक हमारे CGI DY चंद्रचूड़ शामिल थे, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, इसके अलावा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा। 3 जजों की बेंच थी जिसकी ओर से इस पूरे मामले की सुनवाई की गई। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस जारी की, उन गाइडलाइंस की अगर आप बात करें तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स यानी कि नेशनल टास्क फोर्स NTF का गठन करने की बात की है। इस NTF में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको शामिल किया गया है, जो सरकारी अधिकारी हैं उनको शामिल किया गया है, और जो मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रमुख हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर इस पूरी कमेटी की बात करें, टास्क फोर्स की बात करें, तो ये टास्क फोर्स जो है वो बेसिकली आपका कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में जो फ्रेमवर्क अपनाया जाता है, जो कानूनी ढांचा अपनाया जाता है, उस फ्रेमवर्क की जांच करेगी ये पूरी टास्क फोर्स, और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें देगी कि स्पेसिफिकली डॉक्टर्स की सुरक्षा किस तरह से सुनिश्चित की जा सकती है, और ओवरऑल आपका आपका वर्क प्लेस है, जो कार्यस्थल है, वहां पर महिलाओं की सेफ्टी हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से CBI जो कि इस मामले की जांच कर रही है, CBI को भी आदेश दिया गया, CBI को जल्द ही जो है जांच की प्रगति पर एक जो है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल करने को कहा गया है कि CBI को जल्द बताना होगा कि CBI की ओर से जो जांच की गई है उस जांच में अभी तक क्या निकल करके आया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोलकाता प्रशासन पर भी सवाल उठाए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मेडिकल कॉलेज था, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी सवाल उठाए। दरअसल पहले एक खबर सामने आई थी कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरी घटना को दबाने की भी कोशिश की थी, जहां पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे मामले को एक आत्महत्या के मामले, एक सुसाइड के मामले के तौर पर पेश करने का प्रयास किया था। और जो पीड़िता है उनके माता पिता को भी यही बताया गया था कि जो उनकी बच्ची है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। तो लेकिन इसके बाद पूरा मामला सामने निकल करके आता है, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर भी सवाल उठाए, और सवाल इस बात को लेकर भी उठाए गए कि कोलकाता की पुलिस ने इस मामले पर पहले FIR दर्ज नहीं की थी, पहले जो है कोई भी FIR दर्ज यहाँ पर नहीं की गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पेशेवर, जो आपके चिकित्सा पेशेवर होते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रति जो हिंसा बढ़ रही है उसको लेकर के चिंता जाहिर की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो मेडिकल सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो आपका हिंसा के प्रति बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, और उसमें भी खासतौर पर महिलाओं की अगर आप बात करें तो महिलाएं हिंसा के प्रति और ज़्यादा जो है वल्नरेबल हो जाती हैं। और इसमें सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उपाय भी दिए हैं, कुछ मेजर्स दिए हैं, कुछ यहाँ पर नए उपाय यहाँ पर दिए गए हैं। क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो आपका पब्लिक मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज में जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर्स होते हैं, उन डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए
उन्हें पब्लिक सर्वेंट घोषित किया जाना चाहिए, उन्हें जो है लोक सेवक घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के जितने भी नगर निगम अस्पताल हैं उनमें परिसरों के बाहर, कॉम्प्लेक्स के बाहर एक पुलिस चौकी बनाए जाना अनिवार्य है, एक पुलिस चौकी स्थापित किए जाना अनिवार्य है। अब ये जो पुलिस चौकी है इससे दो फायदे होने वाले हैं, एक तो वहां पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है, और फिर दूसरा जो एक्सीडेंट के मामले सामने आते हैं उन मामलों में, क्योंकि पुलिस बहुत दूर होती है तो पुलिस को पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन अब क्योंकि पुलिस चौकी पास में ही होगी तो पुलिस और जल्दी एक्सीडेंट के मामलों में या इस तरह का कोई भी जो मामला है जल्दी अस्पताल में पहुंच सकेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अस्पतालों में जो है संस्थागत सुरक्षा का अभाव होता है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी का अभाव होता है। जो आपके डॉक्टर्स हैं उनके लिए विश्राम गृह मौजूद नहीं होते हैं, डॉक्टर नाइट ड्यूटी करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं, और उनके लंबे समय के काम के दौरान उनको जरा सी भी सुरक्षा नहीं दी जाती है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की और जो तमाम अस्पताल हैं उनको ये कहा गया कि आप अपने परिसर में डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करें, अपने परिसर में जो है बेसिकली डॉक्टर्स के आराम के लिए भी सुविधाएं जो है स्थापित की जाएं। तो ये आपके कुछ दिशा निर्देश हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भारत में इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर भारत में इस पूरे मामले से जुड़े जो कानून हैं उन कानूनों पर एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारतीय कानून में किस तरह से बलात्कार यानी रेप को डिफाइन किया गया है उसको अगर आप देखें तो इसको आप जबरन यौन संबंध कह सकते हैं, यानी कि जब एक पुरुष जो है या फिर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अपने आप को फोर्स करने की कोशिश करता है। ये केवल महिला या पुरुष की बात नहीं है, यहाँ पर अगर कोई एक पुरुष जो है दूसरे पुरुष पर अपने आप को फोर्स करता है तो उसको भी आप जो है रेप की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं, तो इसे आप कहेंगे रेप। लेकिन भारतीय कानूनों में अगर आप देखेंगे तो भारतीय न्याय संहिता जो हमारा नए कानून है उसके सेक्शन 63 में आपको जो है रेप की डेफिनेशन मिल जाएगी। क्या कहा गया है यहाँ पर कहा गया है कि रेप में किसी पुरुष द्वारा रेप तब किया जाता है जब वो निम्नलिखित परिस्थितियों में, यानी कि कुछ परिस्थितियां यहाँ पर दी गई हैं, इन परिस्थितियों में किसी महिला के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करता है। कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? तो यदि कोई पुरुष जो है किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो इसको जो है रेप की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। यदि उसकी असहमति के बिना संबंध बनाए जाते हैं या फिर मृत्यु या फिर चोट के भय का उपयोग करते हुए सहमति प्राप्त की जाती है, यानी कि आप किसी को डरा करके उसकी कंसेंट प्राप्त करते हैं तो भी वो रेप की कैटेगरी में आता है। यदि उसकी सहमति से उसको धोखे में रख करके सहमति प्राप्त की जाती है, जैसे यहाँ पर जो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ वो ये है कि यदि आप किसी महिला को धोखे में रख करके उसके साथ उसकी सहमति प्राप्त करते हैं तो भी आपके ऊपर जो है रेप के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। या फिर वो जो महिला है वो सहमति तो दे देती है लेकिन सहमति तब दी जाती है जब वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, किसी तरह के नशे में है या फिर बेहोशी की स्थिति में है, और ऐसी स्थिति में वो अपने आसपास की परिस्थितियों को समझने में असमर्थ है। तब भी अगर आप किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाते हैं तो भी वो आपका रेप की कैटेगरी में शामिल हो सकता है। इसके अलावा उसकी सहमति से या फिर उसके बिना जब वो 18 वर्ष से कम है, यानी कि अगर किसी महिला की जो उम्र है वो 18 साल से कम है और आप उसके साथ संबंध बनाते हैं तो चाहे उस महिला ने सहमति दी हो या फिर ना दी हो, उस पूरे ही मामले में आप कंसेंट लें या फिर ना लें आपके ऊपर रेप के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। और जब सहमति व्यक्त करने में महिला असमर्थ हो, यानी कि वो इस सिचुएशन में ना हो कि वो अपनी सहमति दे सके, और क्योंकि सहमति व्यक्त करने में असमर्थ है तो आप जो है उसके साथ यौन संबंध नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर ये चार्जेस लगाए जा सकते हैं। सजा की अगर आप बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी सजा का प्रावधान किया गया है, तो जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है वहीं पर सेक्शन 66, सेक्शन 65, 67, 68, 69 ये जो तमाम प्रोविजंस हैं यहाँ पर रेप के मामले में सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे कि सजा का प्रावधान 7 साल भी है, 10 साल भी है, 20 साल भी है, उम्र कैद की भी यहाँ पर बात की गई है, और कई मामलों में मृत्यु दंड की बात भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमने बात की हमारे जो रिसेंट कानून है भारतीय न्याय संहिता की। अब जो पहले के कानून मौजूद हैं उनको अगर आप देखें तो आपको याद होगा एक भारत में केस हुआ था 2012 में, निर्भया केस। उस पूरे केस के बाद एक कानून आया था आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013। इसके माध्यम से भारत में जो पूरा फ्रेमवर्क था उसको मजबूत करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर प्रोविजन था कि बलात्कार की जो न्यूनतम सजा है उसको 7 साल से बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया था, और जिन मामलों में पीड़िता की मृत्यु हो जाती है वहां पर जो सजा का प्रावधान था उसको अधिकतम 20 साल तक कर दिया गया था। तो एक तो ये प्रोविजन है। एक आपका कानून है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, यानी कि पॉक्सो कानून, पॉक्सो एक्ट। तो पॉक्सो एक्ट जो है ये बेसिकली आपका बच्चों को सेक्सुअल
सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन से बचाता है। तो ये कानून भी भारत में मौजूद है। इस कानून में पॉक्सो जो अधिनियम है, इसने सहमति की उम्र को 18 वर्ष तक कर दिया था, यानी कि जो आपकी कंसेंट की उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है इससे नीचे के किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के साथ सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं तो आपके ऊपर जो है ये कानून लागू होगा और आपको सजा हो सकती है। सहमति की उम्र 18 थी। इससे पहले अगर आप देखें तो इस कानून के आने से पहले 2012 तक सहमति जो उम्र हुआ करती थी वो आपका 16 वर्ष हुआ करती थी। तो 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए जो है सभी यौन गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा एक कानून और है जिसका नाम है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। ये जो कानून है, इस कानून में बेसिकली आपका कहा गया है कि 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के जो नाबालिग लोग हैं, जो माइनर बच्चे हैं, अगर वो कोई जघन्य अपराध करते हैं तो उनके ऊपर भी मुकदमा जो है वयस्क के तौर पर चलाया जा सकता है। दरअसल ये जो केस हुआ था निर्भया केस, इसमें एक जो आरोपी था उसकी उम्र जो थी 18 वर्ष से कम थी। तो यहां पर सवाल ये उठाया गया कि आखिर इस पर किस तरह से मुकदमा चलाया जाए। तो फिर एक कानून लाया गया 2015 में और उस कानून में तय किया गया कि जिन बच्चों की उम्र 16 से 18 के बीच में है और वो कोई जघन्य अपराध करते हैं, कोई बहुत गंभीर अपराध करते हैं, तो एक्सेप्शनल मामलों में उनके खिलाफ जो है एक जो है 18 वर्ष से ऊपर व्यक्ति के खिलाफ जो मुकदमे चलेंगे वो मुकदमे उस पर भी चलाए जा सकते हैं। तो ये प्रोविजन आपको यहाँ पर देखने को मिला था। अब कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस भी हैं, दो इंपॉर्टेंट डिसीजन है इस मामले में, उन पर बात करें अगर आप तो एक मामला है आपका 1984 का जिसका नाम है पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह केस। इस पूरे केस में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो हमारी निचली अदालतें हैं उनको कुछ आदेश दिए गए थे, उनको कुछ निर्देश दिए गए थे। क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में कहा था कि हमें रेप के कृत्य पर ध्यान देने की जरूरत है और पीड़िता के चरित्र पर नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले बेसिकली कई बार मामलों में देखा गया कि निचली अदालतों ने रेप की सजा कम कर दी थी। कम किस आधार पर की गई? कम इस आधार पर की गई कि महिला का कैरेक्टर ठीक नहीं था। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने जब पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर जो हमारी लोअर कोर्ट्स थी उनको ये आदेश दिया कि महिला के कैरेक्टर पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। फैक्टर है कि यहां पर जो है इस तरह का कोई अपराध हुआ है और अपराध की जो सजा है वो सजा आपको देनी चाहिए, महिला का कैरेक्टर यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा जो केस है वो है आपका दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला बनाम भारत संघ 1995। तो ये एक एसोसिएशन है जिसकी ओर से एक मामला दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बेसिकली आपका जो पीड़िताएं हैं उनको लेकर के कुछ अधिकार दिए थे। कैसे अधिकार दिए गए थे उनकी बात अगर आप करें तो 1995 में अधिकार मिले थे, जैसे कि जो यौन उत्पीड़न के मामले हैं उनके जो शिकायतकर्ता हैं उनको कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करना जो है जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी। पुलिस स्टेशन पर वकील की कानूनी सहायता और मार्गदर्शन सुनिश्चित करने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा जो रेप के मुकदमे हैं उनमें पीड़िताओं की गुप्त पहचान रखने का अधिकार दिया गया था, यानी कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है उसको सीक्रेट रख सकती हैं, जिससे जाहिर तौर पर उनको और ज्यादा सहायता मिलेगी। इसके अलावा आपराधिक क्षतिपूर्ति बोर्ड की स्थापना भी यहाँ पर की गई थी। इसके अलावा जो रेप पीड़िता है उनको अंतरिम मुआवजा प्रदान करने की बात की गई थी और यदि रेप के कारण पीड़िता गर्भवती हो जाती है तो उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करने और गर्भपात की अनुमति देने की बात भी यहाँ पर की गई थी। अबॉर्शन का अधिकार भी यहाँ पर दिया गया था। तो ये ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के दो डिसीजन हैं। इसके बाद एक डिसीजन और आया था जिस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने हर महीने जो है 10,000 रुपए की राशि तय की थी। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो अंत में हमने डिसीजंस पर बात कर ली है। अब आपके लिए एक सवाल भी है जिस सवाल का जवाब आपको देना है। सवाल अगर आप देखें, सवाल में पूछा गया है कि 16 से 18 आयु वर्ग के नाबालिग बच्चों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति निम्नलिखित में से किस कानून के माध्यम से दी गई है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63, ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 या फिर ऑप्शन डी किशोर न्याय अधिनियम 2015। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।